बीवी की वफ़ात के बाद 6 माह बाद मैं दूसरी शादी के लिए पाकिस्तान आया। शादी के दिन एक पागल औरत अचानक स्टेज पर आई और मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने घबरा कर उसे धत्कारा, लेकिन जैसे ही इस पागल औरत के चेहरे पर नज़र पड़ी, मैं ठटक गया। वो पागल औरत कोई फ़कीरनी नहीं थी, बल्कि वो तो मेरा नाम अज़ीम है और मैं अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था। बहुत ही छोटी उम्र में मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया गया था काम करने के लिए। इस वक्त मेरी उम्र इतनी भी नहीं थी कि मैं ज़िंदगी के फ़ैसले समझ सकता। जब पहली बार अम्मी ने मुझे बताया कि मुझे परदेस जाना होगा, तो मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया था। मैं कई दिन तक यही सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बड़े भाई भी थे, उनकी उम्रें मुझसे ज़्यादा थी। फिर कुर्बानी के लिए मुझे ही क्यों चुना गया। मैं रात को छत पर लेटकर यही सोचता रहता था कि शायद अम्मी अबू मुझे कम मोहब्बत करते हैं। मैंने एक दिन अम्मी से पूछ भी लिया था कि मुझे ही क्यों भेज रहे हैं। अम्मी ने बहुत सुकून से जवाब दिया था। कहने लगी कि तेरे भाई शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने घर छोड़कर नहीं जा सकते। तू अभी अकेला है, पढ़ा लिखा भी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तू ही संभल जाएगा। इस वक्त मुझे अम्मी की बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मैं खामोश हो गया था क्योंकि मेरे घर में गुर्बत बहुत थी। अब्बू की कमाई से घर नहीं चलता था। कई कई दिन ऐसे गुजरते थे जब अम्मी सालन में पानी ज़्यादा डाल देती थी ताकि सब लोग खा सकें। जिस दिन मैं परदेस जा रहा था, मेरे दिल में अजीब बोझ था। एयरपोर्ट पर खड़ा मैं बार बार अपने घर वालों को देख रहा था। मेरी छोटी बहनें रो रही थी, अम्मी की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। मैं इस वक्त कुछ नहीं समझ पा रहा था, बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी अचानक बदलने वाली है। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। मैं एक छोटे से कमरे में 5 लड़कों के साथ रहता था। सुबह अंधेरे में उठता और रात गए वापस आता। हाथों में छाले पड़ गए थे, जिस्म दर्द से टूट जाता, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से काम करता रहता। कई रातें ऐसी गुजरी जब थका हारा बिस्तर पर लेट कर रोया था। मुझे अपना घर याद आता था, अम्मी की आवाज़ याद आती थी, अपनी छोटी बहनों की शरारतें याद आती थी। फिर वक्त गुजरने लगा, मैं काम सीखता गया, मेरी तनख्वाह बढ़ने लगी। पहले मैं थोड़े पैसे भेजता था, फिर इतने भेजने लगा कि घर के हालात बदलने लगे। हमारे घर की पुरानी दीवारें दोबारा बनी, बहनों के लिए नए कपड़े आने लगे, अब्बू के इलाज होने लगे। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अम्मी अब्बू ने मेरे साथ जुल्म नहीं किया था, बल्कि मुझे मजबूत बनाया था। अब घर में मेरी बहुत इज्जत होने लगी थी। बेशक मैं हज़ारों मील दूर बैठा होता, लेकिन हर फैसला मुझसे पूछ कर किया जाता था। बड़े भाई भी मुझसे मशवरा लेते थे। अम्मी जब फ़ोन पर बात करती तो हर बात में यही कहती कि अज़ीम से पूछ लो, अज़ीम जो कहेगा वही होगा। मुझे अजीब एहसास होता। कभी कभी मैं सोचता कि जिस लड़के को एक वक्त में घर से दूर भेज दिया गया था, आज उसी के कंधों पे पूरा ख़ानदान खड़ा है। मेरी 2 छोटी बहनें थीं, उनकी शादियों की फ़िक्र हर वक्त मेरे सर पर रहती थी। बड़ी बहन का शोहर भी ज़्यादा नहीं कमाता था। कई बार ऐसा होता कि बहन मुझे फ़ोन करके कहती कि घर में राशन ख़त्म हो गया है, बच्चों की फ़ीस देनी है। मैं बिना कुछ सोचे पैसे भेज देता। मेरे 2 भाई भी थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि बस उनके अपने अखराजात ही पूरे होते थे, बाकी पूरा घर मेरे सहारे चल रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे कभी बोझ महसूस नहीं हुआ था। मैं हमेशा यही सोचता था कि शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में इन्हीं लोगों का रिज़्क रखा है। अगर मेरे ज़रिए उनके घर चल रहे हैं तो ये भी एक सआदत है। इसी सोच ने मुझे कभी थकने नहीं दिया। वक्त गुजरता गया, देखते ही देखते कई साल परदेस में गुजर गए। अब मेरी उम्र भी बढ़ रही थी। मैं जब अपने साथ काम करने वाले लड़के को देखता तो उनकी शादियां हो चुकी थी, उनके बच्चे थे। वो वीडियो कॉल पर अपने घरों में बात करते तो मैं खामोश हो जाता। मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मेरा भी अपना घर हो, कोई मेरा इंतज़ार करे, कोई ऐसा हो जिससे मैं दिन भर की थकन बांट सकूं। मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि आप मेरी शादी कर दो, मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो। अम्मी ने कहा कि फ़िक्र ना कर, जल्दी देखते हैं। इस दिन मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा था कि अब शायद मेरी ज़िंदगी में भी खुशी आने वाली है। लेकिन फिर 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल भी, फिर 2.5 साल होने वाले थे। हर बार जब मैं पूछता तो अम्मी यही कहती कि अभी बात चल रही है, अभी कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। कभी कहती कि लोग बहुत मुतालबे करते हैं, कभी कहती कि लड़की वालों ने इनकार कर दिया। शुरू में मैं खामोश रहा, लेकिन फिर मेरे दिल में सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का जो बाहर के मुल्क में काम करता हो,
महीने के 5-6 लाख रुपए कमाता हो, शक्ल सूरत से भी अच्छा हो, उम्र भी सिर्फ 26-27 साल हो, फिर उसके लिए लड़की मिलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मैं रात को अकेला बैठकर यही सोचता रहता था। कभी दिल में अजीब बेचैनी पैदा होती, कभी लगता शायद मेरे अपने ही मेरी शादी में दिलचस्पी नहीं ले रहे। मैं फ़ोन बंद करके देर तक छत की तरफ देखता रहता। परदेश के इस कमरे में जहाँ हर तरफ खामोशी होती थी, वहाँ मेरे दिल के अंदर सवालों का शोर बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा कि अब बहुत हो गया है। अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजार सकता हूँ, तो अपने लिए एक फ़ैसला भी कर सकता हूँ। मुझे लगा कि अब मुझे खुद मैदान में उतरना होगा, अपने लिए खुद ही कोई लड़की तलाश करनी होगी। ये जो इंसान कहता है ना, मुझ पे शैतान हावी हो गया। शैतान इस तरह हावी नहीं होता। शैतान आपके दिल में बुराई की लू नहीं जगाता। आप पहले खुद बुराई का इरादा करते हैं, फिर शैतान आपको उकसाता है कि हाँ करो, क्या हो जाएगा, कोई नहीं देख रहा। इंसान पहले अपने नफ्स से हारता है, फिर बुराई के रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसी तरह जब इंसान अच्छाई का इरादा करता है तो अल्लाह उसके लिए अच्छाई के दरवाजे खोल देता है, लेकिन पहला कदम इंसान को खुद उठाना पड़ता है। ये बड़ी अंदर की बात है, अगर किसी को समझ नहीं आती। शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे ही मैंने दिल में फैसला किया अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचना होगा, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। मुझे लड़की भी मिल गई। वो पाकिस्तान में ही रहती थी, मेरे अपने ही मोहल्ले की थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कई साल गुजर गए थे, लेकिन एक दिन फेसबुक पर अचानक इसकी प्रोफाइल सामने आ गई। मैं काफ़ी देर इसकी तस्वीर देखता रहा, चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। फिर अचानक मुझे याद आया, ये तो मेरी क्लास में पढ़ती थी फ़ायज़ा। वक्त ने इसको बहुत बदल दिया। पहले वो एक दुबली पतली सी खामोश लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब इसके चेहरे के में अजीब सी कशिश आ गई थी। उसकी आंखों में सुकून था। एक तस्वीर में वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी, और मुझे पता नहीं क्यों उसकी वो मुस्कुराहट दिल में उतर गई। मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद उसे मैसेज किया। शुरू में बस सलाम दुआ हुई, फिर स्कूल की बातें शुरू हो गई। हम पुराने किस्से याद करके हंसते थे। वो मुझे बताती कि फ़लाँ टीचर कितना डांटता था। मैं उसे अपने परदेश के किस्से सुनाता। वो बड़े गौर से मेरी बातें सुनती थी। मुझे महसूस होता था कि शायद पहली बार कोई इंसान मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। देखते ही देखते हमारी बातें रोज़ होने लगी। मैं काम से थका हारा कमरे में वापस आता, लेकिन उसका मैसेज देखकर सारी थकन उतर जाती। रात रात भर मुझे हम लोग बातें करते रहते। वो अपनी खाला की घर की बातें कर बताती, मैं उसे अपने दिल की वो बातें बताता जो मैंने कभी किसी से नहीं की थी। फिर दोस्ती न जाने कब मोहब्बत में बदल गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कभी कभी मैं खुद हैरान रह जाता था। सिर्फ 2 महीने गुजरे थे जब मुझे महसूस हुआ कि अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में ना रही, तो शायद मेरी ज़िंदगी फिर वैसी ही खाली हो जाएगी जैसी पहली थी। एक रात मैंने बहुत देर सोचने के बाद उसे कहा कि फ़ायज़ा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काफ़ी देर तक इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फिर उसका मैसेज आया। उसने लिखा था कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं सका। मुझे लग रहा था जैसे बरसों बाद मेरी ज़िंदगी में कोई रोशनी आई हो। फिर मैंने घर फ़ोन किया। अम्मी से साफ साफ कहा कि फ़ायज़ा के घर रिश्ता लेकर जाएं, क्योंकि मैंने इसी लड़की से शादी करनी है। फ़ायज़ा के आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपनी खाला के घर रहती थी, और उसकी खाला भी जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहती थी। जब मम्मी को पता चला कि मैंने लड़की भी पसंद कर ली है और अब सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ, तो उनकी आवाज़ बदल गई। कहने लगी कि ये क्या तरीका है, हमें पहले बताया भी नहीं। मैंने भी पहली बार दिल की बात खोल कर कह दी। मैंने कहा कि मैं 3 साल से आप लोगों से कह रहा था कि मेरे लिए लड़की तलाश करें। दोनों भाइयों की शादियां एक एक महीने में हो गई थी। मेरी बारी आई तो आप लोगों को लड़की ही नहीं मिली। हालांकि मेरी कोई अजीब शर्त भी नहीं थी। न मैंने कहा था कि बहुत खूबसूरत हो, न ये कहा था कि बहुत बड़ी आलिमा हो, न नौकरी वाली चाहिए थी। मुझे बस एक अच्छी औरत चाहिए थी। जब आप लोगों ने नहीं ढूंढी गई तो मैंने खुद ढूंढ ली। फिर मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि आप रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन ये मत समझिएगा कि आप लोग लड़की देखने जा रहे हैं। आप लोग उसके हाथ पर पैसे रखेंगे, अंगूठी पहनाएंगे, शादी की तारीख लेकर वापस आएंगे, क्योंकि मैंने उसी से शादी करनी है। मेरा अंदाज शायद सख्त था, लेकिन मेरे दिल में बरसों की तलखी जमा थी। मुझे लग रहा था
جیسے میرے اپنے لوگ میری زندگی کے معاملے کو کبھی سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے تھے۔ امی خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ چند دن بعد میری امی اور بہنیں فائزہ کے گھر گئیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، انگوٹھی پہنائی، کچھ سوٹ دیے اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ جب مجھے فون پر بتایا گیا تو میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا۔ پہلی بار لگ رہا تھا کہ شاید اب میری بھی اپنی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں شادی سے 10 دن پہلے آؤں گا، باقی تیاری آپ لوگ کر لیں، پیسے میں بھیج دوں گا۔ میری بہنیں اکثر مجھے چھیڑتی تھی، کہتی تھی کہ فائزہ اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے، تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میں ہنس دیتا، پھر کہتا کہ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نہیں چاہیے، بس جیسی میرے دل کو سکون دے وہ ویسی ہی ہے۔ لیکن ایک دن امی نے ہلکی سی بات کی جو میرے دل میں اتر گئی۔ کہنے لگی کہ تو ہمیں دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے ہم تیرے دشمن ہوں؟ ابھی سے وہ تیرے کان بھر رہی ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ وہ میرے کان کیوں بھرے گی، اسے تو ہمارے گھر کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میرے دل میں پہلے ہی شک پیدا ہو چکا تھا۔ میرے ایک دوست نے ایک بار باتوں باتوں میں مجھے کہا تھا کہ جو بیٹا یا بیٹی گھر کے لیے کماتے ہیں نا، اکثر ان کی شادی کے بارے میں گھر والے جلدی نہیں سوچتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ الگ ہو گئے تو گھر کا خرچہ کون چلائے گا۔ اس وقت میں نے دوست کی بات ہنس کر ٹال دی تھی، لیکن اب کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ مگر میں نے پھر خود کو سمجھایا کہ اب یہ سب سوچنے کا وقت گزر گیا ہے۔ اب میری شادی طے ہو چکی ہے، اب میں اپنی زندگی شروع کروں گا۔ میری شادی سے 10 دن پہلے پاکستان واپس آ گیا۔ گھر میں آیا تو شور شرابہ تھا، ہر طرف تیاریوں کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے دل سے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ جس نے میرے حساب سے پیسے بھیجے تھے، اس حساب سے تیاریاں نہیں نظر آ رہی تھی۔ کہیں کوئی چیز کم تھی، کہیں کوئی چیز سستی تھی۔ میں نے خاص قسم کی پھولوں کی سجاوٹ کا کہا تھا، لیکن گھر میں سستے پھول لگے ہوئے تھے جن کی خوشبو عجیب سی تھی۔ ہال کی سجاوٹ بھی ویسی نہیں تھی جیسی میں نے تصویروں میں دکھائی تھی۔ کھانے کے انتظام میں بھی کمی لگ رہی تھی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دلہن کا لہنگا دیکھا۔ اس کے لیے میں نے 70,000 روپے بھیجے تھے، لیکن وہ مجھے 30-35 ہزار سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا۔ کپڑے کی چمک ہی الگ بتا رہی تھی کہ چیز ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھے، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے خود سے کہا کہ چھوڑو، اب جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ۔ زندگی میں پہلی بار خوشی کا موقع آیا ہے، اسے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر نکاح کا دن آ گیا۔ میں سفید لباس پہنے بیٹھا تھا، دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب انہوں نے میرا نام لے کر پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو میرے دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا قبول ہے۔ بس اسی ایک لمحے کے بعد فائزہ میری بیوی بن گئی۔ رات کو جب وہ دلہن بن کر میرے گھر آئی تو میں کافی دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ سرخ جوڑے میں اس کا چہرہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی اور ایک عجیب سا اعتماد بھی۔ مجھے یوں لگا جیسے برسوں کی تھکن کے بعد میری زندگی میں واقعی ایک نئی شروعات ہو گئی ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں غربت بھی دیکھی تھی اور پیسہ بھی دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب خالی جیب والا انسان کئی بار صرف خواہشیں ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہر بار اس کی مجبوری اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مرد کے پاس حلال کمائی کا کھلا پیسہ ہو تو شادی کے شروع کے دن واقعی خوبصورت بن سکتے ہیں۔ میرے پاس پیسے تھے اور میں دل کھول کر اپنی بیوی پر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فائزہ سے کہا کہ ہم ہنی مون پر جائیں گے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی کہیں لے جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، ہم خاموشی سے نکل جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن صبح ابھی فجر کا وقت بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ پورے گھر خاموش تھا۔ میں دبے قدموں سے اٹھا۔ باہر ہلکی ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اپنا اور فائزہ کا سامان گاڑی میں رکھنا شروع کیا۔ وہ گاڑی بھی میری اپنی کمائی کی تھی۔ میں نے پردیس میں دن رات محنت کر کے خریدی تھی، لیکن زیادہ تر وہ میرے بھائیوں کے استعمال میں رہتی تھی۔ میں جب واپس آیا تو گاڑی کی حالت خراب تھی۔ مجھے آتے ہی 30-35 ہزار روپے لگانے پڑے تھے۔
तब जाकर वो दोबारा ठीक हुई थी। सामान रखने के बाद मैं वापस कमरे में आया। फ़ाइज़ा तैयार खड़ी थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर छुपी हुई खुशी साफ नज़र आ रही थी। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे तो अम्मी जाग गई। उन्होंने फ़ौरन पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बगैर घबराए कहा कि फ़ाइज़ा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अम्मी ने कुछ देर हमें देखा, फिर खामोश हो गई। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और घर से निकल गए। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर होती जा रही थी, मेरे दिल से अजीब सा बोझ उतरता जा रहा था। कई साल बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा हूँ। फ़ाइज़ा बार बार खिड़की से बाहर देखती थी, कभी मुझे देखकर मुस्कुराती थी, कभी सड़कों को। फिर हम सीधा पहाड़ों की तरफ निकल आए। रास्ते भर मौसम बदलता रहा, कहीं धूप थी, कहीं ठंडी हवा। पहाड़ों के करीब पहुँचे तो बादल इतने नीचे आ गए थे जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। फ़ाइज़ा बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो हर थोड़ी देर बाद कहती कि जहाँ गाड़ी रोको, जहाँ तस्वीर लेते हैं। मैंने सोचा था कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इससे गलती हो गई। उसने एक तस्वीर स्टेटस पर लगा दी। हम दोनों पहाड़ के सामने खड़े थे और पीछे धुंध छाई हुई थी। बस फिर क्या था, चंद मिनट बाद ही फ़ोन आने शुरू हो गए। पहले बहनों के, फिर अम्मी के, फिर मामू के। मैंने फ़ोन उठाया तो अम्मी की आवाज़ आई। कहने लगी कि तुम लोग कहाँ निकल गए हो। मैंने हंस कर कहा कि हम हनीमून पर आए हैं। अम्मी फ़ौरन बोली कि ऐसे चोरी चोरी जाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा कि अम्मी आप ही तो कहती थी घर में जवान बहनें हैं, उनके सामने ऐसी वैसी बातें ना किया करो, इसीलिए खामोशी से निकल आए। और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ है। अम्मी खामोश हुई, फिर थोड़ा तन से बोली कि अच्छा, बस फिर बीवी साथ है तो तुम्हें और क्या चाहिए। मैंने हंसकर कहा कि हाँ, फ़िलहाल तो ऐसा ही है। फ़ोन बंद होने के बाद फ़ाइज़ा मुझे देखकर हंसने लगी, फिर कहने लगी कि आप बिना वो चंद दिन मेरी ज़िंदगी के शायद सबसे सुकून वाले दिन थे। मैं और फ़ाइज़ा जैसे अपनी अलग दुनिया में थे। सुबह उठते तो खिड़की से पहाड़ नज़र आते, बादल होटल की बालकोनी तक चले आते, ठंडी हवा कमरे में घूमती रहती। मैंने एक बहुत अच्छा होटल बुक किया था। बड़ा सा कमरा था, नरम बिस्तर, बड़ी खिड़कियाँ। रात को बाहर पहाड़ों पर छोटी छोटी रोशनियाँ जगमगाती थी। मैं चाहता था कि फ़ाइज़ा के दिल में कोई अरमान ना रह जाए। हम जहाँ जा सकते थे गए, जो खा सकते थे खाया। महंगे रेस्तरानों में गए, गर्म काफ़ी पीते हुए पहाड़ों को देखते रहते। कभी लंबी ड्राइव पर निकल जाते, कभी बाज़ारों में घूमते। फ़ाइज़ा कई बार मुझे रोकने की कोशिश करती, कहती कि आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता, फिर कहता कि और किसके लिए कमाता हूँ, इतने साल अपनी फैमिली पर खर्च किया है, अब तुम्हारा हक बनता है। ये सुनकर वो खामोश हो जाती और उसकी आंखों में अजीब सी नरमी उग जाती। हम दोनों का वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था। मुझे पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, इंसान के अपने हिस्से की खुशियाँ भी होती हैं। जब हम वापस घर आए तब भी हम एक दूसरे में ही मगन थे। मैंने जब से पाकिस्तान कदम रखा था, मैंने अपने घर वालों के साथ सिर्फ एक बार बैठकर खाना खाया था। बाकी हर वक्त मैं फ़ाइज़ा के साथ ही रहता था। हम अपने कमरे में साथ खाना खाते, देर रात तक बातें करते। मैं रोज़ इसे कहीं न कहीं ले जाता, कभी आइसक्रीम खाने, कभी शॉपिंग पर, कभी सिर्फ ड्राइव पर। मुझे पता था कि मेरी छुट्टी सिर्फ 2 महीने की है, इसके बाद मुझे वापस परदेश जाना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद वो सिर्फ उदासी लेकर रह जाए। मैं चाहता था कि उसके पास इतनी यादें हों कि वो मेरे बगैर भी इन्हें सोच के मुस्कुरा सके। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं 6 महीने बाद दोबारा आऊँगा, फिर कोशिश करूँगा कि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ। वो फ़ौरन हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में खुशी साफ नज़र आ रही थी। मैंने उससे कहा कि अभी ये बात किसी को मत बताना। उसने फ़ौरन कहा कि ठीक है, नहीं बताऊँगी। मेरी बीवी मेरे साथ अच्छी थी, वो मेरी इज़्ज़त करती थी, मेरी हर बात मानती थी, मुझे मोहब्बत देती थी, तो मेरा भी हक बनता था कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं। मैंने अपनी पूरी जवानी मेहनत में गुजार दी थी। 10 साल से एक ही जगह काम कर रहा था। वहाँ के लोग मुझ पर एतमाद करते थे। अब इतना तो मुमकिन था कि वो मुझे फैमिली के साथ रहने के लिए घर दे देते। मैं हर दिन यही सोचता था कि बस चंद महीने और, फिर मैं और फ़ाइज़ा हमेशा एक साथ रहेंगे। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी इंसान के मंसूबों पर हमेशा खामोशी से हंसती रहती है। उसके बाद मेरे वापस जाने का वक्त आ गया।
पूरे 2 महीने कैसे गुजरे मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे अभी कल ही फ़ाइज़ा दुल्हन बन के मेरे घर आई थी और आज मैं उसे छोड़कर दोबारा परदेस जा रहा था। जिस रात मेरी फ़्लाइट थी, इस रात घर का माहौल अजीब उदास था। बाहर सब लोग नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे कमरे के अंदर खामोशी फैली हुई थी। फ़ाइज़ा बार बार अपनी आंखें साफ कर रही थी। वो मेरे कपड़े बैग में रखते रखते रुक जाती और फिर अचानक रो पड़ती। मैं उसे बार बार समझा रहा था कि सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो उसकी हालत और ख़राब हो गई। वो मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। लोग हमारे इर्द गिर्द चल फिर रहे थे, कहीं ऐलान हो रहे थे, कहीं लोग अपने प्यारों से मिल रहे थे, लेकिन इस लम्हे मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया धुंधली हो गई है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा कि पागल लड़की, सिर्फ 6 महीने ही तो है, उसके बाद तुम मेरे साथ होगी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो रोते हुए बोली कि मुझसे 6 महीने भी नहीं गुजरेंगे। मैंने उसके माथे पे हाथ रखा और कहा कि गुजर जाएंगे, मैं रोज़ फ़ोन करूँगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। वो बस खामोशी से मुझे देखती रही। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वो मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ रही हो। फिर मुझे जाना पड़ा। मैं वापस परदेस आ गया, लेकिन वाकई मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे कभी तन्हा महसूस ना होने दूं। मैं रोज़ उसे फ़ोन करता था, सुबह काम पर जाने से पहले, रात को वापस आकर, कभी वीडियो कॉल, कभी सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन। वो भी हर वक्त मेरा इंतज़ार करती थी। मैं फ़ोन करता तो फ़ौरन उठा लेती, फिर देर देर तक मुझसे बातें करती रहती, अपने दिन के बारे में बताती, घर के किस्से सुनाती। कभी कहती कि आज अम्मी ने ये बनाया था, कभी कहती कि आज मैं छोटी बहन के साथ बाज़ार गई थी। मैं हर महीने इसके लिए 50,000 रुपये भी भेजता था। वो कई बार मना करती, कहती कि इतने पैसे क्यों भेजते हैं। मैं हंस देता, फिर कहता कि 5 लाख कमाता हूँ, उसमें से 50,000 तो अपनी बीवी के लिए भेज ही सकता हूँ। जब दिल परेशान हो तो बाहर जाया करो, कभी गोलगप्पे खाने, कभी शॉपिंग करने, कभी कुछ अच्छा खा लिया करो, अपना दिल खुश रखा करो। वो हंसने लगती, फिर कहती कि आप मुझे बहुत ख़राब कर देंगे। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि वो कभी ये महसूस ना करे कि उसका शोर उससे दूर है। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदलते रहे। मैं हर गुजरते दिन के साथ वापस आने के ख्वाब देखता था। मेरे आने में तकरीबन 2 महीने बाकी थे। फिर अचानक एक दिन उससे राब्ता ख़त्म हो गया। पहले मुझे लगा शायद फ़ोन साइलेंट पे होगा, फिर सोचा शायद सो गई होगी, लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया और उसकी आवाज़ से कोई जवाब ना आया तो मेरे दिल में बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने रात को दोबारा फ़ोन किया, फिर सुबह, फिर बार बार, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। मेरे दिल में अजीब घबराहट पैदा होने लगी। मैंने फ़ौरन अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी ने बड़े सुकून से कहा कि उसका फ़ोन टूट गया है। मैंने कहा कि अच्छा, फिर आप अपना फ़ोन से बात करवा दें। अम्मी ने कहा कि हाँ करवाती हूँ। फिर चंद लम्हे खामोशी रही। मुझे फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। फिर अम्मी वापस आई और कहने लगी कि वो घर पर नहीं है, शायद अपनी खाला के घर गई होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी इससे 2-3 दिन से बात नहीं हुई। अम्मी ने बस यही कहा कि आ जाएगी तो बात करवा दूँगी, लेकिन अगले दिन भी बात ना हो सकी। फिर एक और दिन गुजर गया। मेरी बेचैनी अब खौफ में बदलने लगी थी। मैं काम पर होता तो बार बार फ़ोन चेक करता, रात को सोते हुए दिल घबराता रहता, अजीब अजीब ख्याल आते थे। फिर चौथे दिन मेरी अम्मी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ अजीब थी। उन्होंने कहा कि अज़ीम, तेरी फ़ाइज़ा तो घर से भाग गई है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर ज़ोर से ज़रब लगाई हो। चंद लम्हों तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा आप क्या कह रही हैं, क्यों भागेगी वो, किसके साथ गई है। अम्मी ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, बस घर से गायब है। फिर मुझे एक एक बात बताई जाने लगी। कहा गया कि सुबह से नज़र नहीं आई, इसका सामान भी कुछ गायब है। उसकी खाला को बुलाया गया था, उन्होंने भी कहा कि वो उनके पास नहीं आई। मैं फ़ोन हाथ में पकड़े दीवारों के साथ लगा खड़ा रहा। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि क्यों। न मेरी इससे कोई लड़ाई हुई, न झगड़ा, न मैंने कभी उस पर हाथ उठाया था, न उसे किसी चीज़ की कमी दी थी, फिर वो ऐसे कैसे जा सकती थी।
میں رات بھر جاگتا رہا، اس کی تصویریں دیکھتا، ہماری باتیں یاد کرتا، پہاڑوں والے دن یاد آتے، اس کا رونا یاد آتا۔ جب میں واپس آ رہا تھا پھر میں خود سے پوچھتا کہ جو عورت میرے جانے پہ اتنی روئی تھی وہ اچانک ایسے کیسے چلی گئی۔ شروع میں خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو، شاید وہ واپس آ جائے، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، لیکن دن گزرتے گئے، پھر ہفتے، پھر پورے 2 مہینے، فائزہ نہیں ملی۔ گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی گئی، پولیس کو اس کی تصویریں دی گئیں، رشتہ داروں سے پوچھا گیا، لیکن جیسے زمین اسے نگل گئی تھی وہ کہیں نہیں ملی۔ اور دھیرے دھیرے میرے دل میں بھی یہی بات بیٹھنے لگی کہ شاید وہ واقعی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس احساس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں کام پر جاتا لیکن مشین کی طرح، نہ کسی سے بات کرتا نہ ہنستا۔ رات کو کمرے میں واپس آتا تو خاموشی مجھے کاٹنے لگتی۔ کئی بار میں فون ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا رہتا جیسے ابھی اس کا فون آ جائے گا، لیکن فون کبھی نہیں آیا۔ کچھ وقت اسی طرح گزرتا رہا، پھر امی نے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ وہ کہتی کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، دنیا ختم نہیں ہوئی۔ میں خاموشی سے سنتا رہتا۔ پھر ایک دن امی نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی سے تیرے رشتے کی بات کی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں، لیکن تیرے ساتھ ٹھیک رہے گی۔ میں نے فوراً منع کر دیا، لیکن امی بار بار بات چھیڑتی رہی، کبھی پیار سے، کبھی آنسوؤں سے، کبھی اپنی قسمیں دے کر۔ ایک دن انہوں نے کہا بیٹا تو نے ایک شادی اپنی مرضی سے کر لی تھی، اب ایک ہماری مرضی سے کر لے۔ میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، میرے اندر جیسے سب کچھ تھک چکا تھا، محبت سے یقین اٹھ چکا تھا، دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، پھر نہ جانے کیوں میں نے ہار مان لی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا ٹھیک ہے۔ امی کی آواز فوراً بدل گئی، وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ تو بس واپس آ جا، ہم سب تیاری کر لیتے ہیں۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر اکیلا بیٹھا رہا، کمرے کی کھڑکی سے باہر رات کا اندھیرا نظر آ رہا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر کسی ایسے راستے پر چلنے جا رہا ہوں جس کا انجام مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ امی جس لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتی تھی اس کے بارے میں پورے خاندان میں ایک ہی بات مشہور تھی کہ وہ سائیں لوگ ہے، مطلب بہت سیدھی سادی، نہ زیادہ بولتی ہے نہ دنیا داری سمجھتی ہے، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ میں کئی بار سوچتا کہ امی کو آخر اس میں میرے لیے کیا پسند آیا، لیکن پھر دل خود ہی خاموش ہو جاتا۔ شاید اس وقت مجھے کسی عقل مند یا خوبصورت عورت کی ضرورت نہیں تھی، مجھے بس کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دل کے اندر پڑے اس خالی پن کو بھر سکے جو فائزہ کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے ہاں کر دی تھی، لیکن اس ہاں میں خوشی نہیں تھی۔ میں پاکستان واپس آیا تو اس دفعہ گھر کا ماحول پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ امی نے پورا ہوٹل بک کیا ہوا تھا، ہر طرف تیاری تھی، روشنیاں، پھول، مہمان، کھانے کے الگ الگ سٹائل، بڑے بڑے فانوس، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی امیر زادے کی شادی ہو رہی ہو۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، کیونکہ اس دفعہ میں نے کوئی پیسے نہیں بھیجے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا بھی کہ اتنا سب کچھ کیسے کیا؟ امی نے بڑے سکون سے کہا کہ میں نے تیرے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے بیٹا، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل بات کچھ اور تھی۔ ایک دفعہ لڑکی امی کے اپنے خاندان سے تھی، اس لیے وہ پوری دھوم دھام دکھانا چاہتی تھی۔ شاید وہ سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو اپنے بیٹی کی شادی کیسے کر رہی ہوں، لیکن مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے اندر سب کچھ جیسے مر چکا تھا۔ شادی والے دن میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، جسم پر قیمتی شیروانی تھی، ارد گرد شور تھا، لوگ ہنس رہے تھے، تصویریں بن رہی تھیں، بچے بھاگ رہے تھے، کوئی مبارکباد دے رہا تھا، کوئی ہاتھ ملا رہا تھا، لیکن میں ان سب کے درمیان بیٹھا ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میری نظریں بار بار خالی جگہوں پر جا کر رک جاتی تھی، دل میں عجیب سا بوجھ تھا، سامنے روشنیوں کی چمک تھی لیکن میرے اندر اندھیرا تھا۔ لڑکی دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی، مولوی صاحب نکاح نامہ سامنے رکھ کر کچھ پڑھ رہے تھے، خاندان والے ارد گرد جمع تھے، میں بس خاموش بیٹھا تھا۔ پھر اچانک ہال کے اندر شور سا ہوا، لوگوں کی نظریں ایک طرف اٹھنے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک عورت لڑکھڑاتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے اتنے گندے تھے کہ رنگ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر مٹی جمی ہوئی تھی۔
वो नंगे पाँव थी और उसके कदम जैसे कांप रहे थे। हाल में अजीब खामोशी फैल गई। लोग नफरत से उसे देखने लगे। कुछ औरतें मुंह पर दुपट्टा रखने लगी क्योंकि उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। फिर वो सीधा मेरे सामने आकर मेरे कदमों से लपट गई। वो बुरी तरह रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसकी सांस अटक रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि ऐसा नहीं करें, खुदा के लिए ऐसा नहीं करें। इस वक्त मुझे वो कोई पागल औरत लगी। मैं गुस्से में आ गया। इतने बड़े हाल में, इतने मेहमानों के सामने, मेरी शादी के दरमियान मैंने उसे झटकने की कोशिश की, कहा कि पीछे हटो, लेकिन वो मेरे कदम नहीं छोड़ रही थी। मैंने गुस्से से उसे धक्का दिया। फिर इसी लम्हे मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। मेरी पूरी रूह जैसे जिस्म से निकल गई। मेरी सांस रुक गया। वो कोई और नहीं थी, वो फ़ायज़ा थी, मेरी फ़ायज़ा। इस हालत में कि शायद अगर वो एक लम्हे और देर से आती तो मैं उसे पहचान भी ना पाता। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं चंद लम्हे साकत खड़ा उसे देखता रहा। मेरे कानों में हाल का शोर धुंधला पड़ गया था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसका चेहरा नज़र आ रहा था। वही चेहरा जिसे मैं कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ समझता था। और आज वो मिट्टी में लत-पत मेरे कदमों में पड़ी रो रही थी। मैं फ़ौरन घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया। उसकी आंखें बंद हो रही थी, होंठ खुश्क थे, जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। मैंने घबरा कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पूरे हाल में शोर मच गया। लोग खड़े हो गए। कोई कुछ पूछ रहा था, कोई रास्ता रोक रहा था। अम्मी की आवाज़ें आ रही थी, बहनें कुछ कह रही थी, लेकिन इस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं बस उसे लेकर बाहर भागा, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे पिछली सीट पर लटा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बार बार उसका नाम ले रहा था, फ़ायज़ा, फ़ायज़ा, आंखें खोलो, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। मैं पागलों की तरह गाड़ी चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल वालों ने फ़ौरन उसे अंदर ले लिया। मैं बाहर खड़ा दीवार के साथ सांस ले रहा था। मेरे कपड़ों पर उसकी मिट्टी लगी हुई थी। मेरे हाथों में उसकी बदबू अभी तक मौजूद थी। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर कहा कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके पैरों के नीचे गहरे ज़ख्म हैं, जैसे वो बहुत लंबा रास्ता नंगे पाँव चलती रही हो। जिस्म में खुराक की शदीद कमी थी, पानी की कमी अलग थी। पता नहीं उसने आखिरी बार खाना कब खाया था। मैं वो सब सुनता रहा, लेकिन मेरा दिमाग जैसे बंद हो चुका था। अस्पताल वालों ने उसे साफ़ किया, उसके कपड़े बदले, उसके जिस्म पर लगे ज़ख्म साफ़ किए और मैं बाहर बैठा रहा। सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि ये सब हुआ कैसे। 2 दिन तक उसे होश नहीं आया। मैं एक लम्हे के लिए भी अस्पताल से नहीं हटा। फ़ोन मुसलसल बज रहे थे, अम्मी के, बहनों के, रिश्तेदारों के। शायद हाल में क़यामत मची हुई थी। शायद लोग बातें कर रहे थे। शायद मेहमान वापस जा रहे थे। शायद मौलवी साहब उठकर चले गए थे। लेकिन मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। मैं सिर्फ फ़ायज़ा के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि वो इस हाल तक कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, मेरे साथ क्या हुआ था। फिर दूसरे दिन रात के वक्त डॉक्टर मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, उनको होश आ गया है, आप आकर उनसे बात कर लें। मैं फ़ौरन कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अस्पताल के इस सफ़ेद कमरे में हल्की हल्की दवा की बू फैली हुई थी। मशीनों की मध्यम आवाज़ें आ रही थी। फ़ायज़ा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंखों के नीचे स्याह हल्के थे। वो पहली वाली फ़ायज़ा लग ही नहीं रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फ़ौरन उठने की कोशिश करने लगी। मैं जल्दी से उसके पास बैठ गया। उसने मेरे दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए। उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। वो बुरी तरह कांप रही थी। मैंने फ़ौरन कहा कि मैं इधर हूँ, तुम्हारे पास हूँ, डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ था। ये सुनते ही वो बच्चों की तरह रोने लगी। उसकी सांस बार बार अटक रही थी। काफ़ी देर वो बोल ही ना सकी। फिर टूटती हुई आवाज़ में कहने लगी, आपकी अम्मी और आपकी बहनें मुझे रोज़ ताने देती थी। कभी कहती कि तूने अजीम को हमसे दूर कर दिया, कभी कहती कि शादी के बाद उसको बदल दिया है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताती थी। मैं सोचती थी कि आप इतनी दूर हैं, परेशान हो जाएंगे। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। मेरा दिल अंदर से झर रहा था। वो रोते हुए बोली कि एक दिन मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रही थी। आप कह रहे थे कि 6 महीने बाद मुझे अपने साथ ले जाएंगे।
آپ کی امی اور بہنوں نے ہماری باتیں سن لی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر پکڑی، پھر بولی، اس کے بعد ایک دن آپ کی امی نے کہا کہ تمہیں ایک پیر صاحب کے پاس لے کر جا رہے ہیں، تم پر کسی کی نظر لگ گئی ہے، دم کروائیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ سب کچھ دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہو۔ کہنے لگی، وہ لوگ مجھے بہت دور لے گئے۔ مجھے نہیں پتا کون سا علاقہ تھا۔ راستے بھر میں پوچھتی رہی کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن کوئی سیدھا جواب نہیں دیتا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر لے گئے۔ وہاں بہت کم لوگ تھے، عجیب سے سنسان علاقہ تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بینچ پر بٹھایا اور کہا، تم یہیں بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ میں انتظار کرتی رہی۔ پھر 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے، پھر شام ہونے لگی، وہ واپس نہیں آئے۔ یہ کہتے ہوئے فائزہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بولی، تب مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس نہ فون تھا، نہ پیسے، نہ مجھے اس جگہ کا نام پتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا میں شہر سے بہت دور کسی گاؤں کے قریب ہوں۔ وہاں کے لوگ بھی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں ڈر گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بولی کہ میں نے کئی جگہ مدد مانگی، کچھ لوگوں نے دھکے دیے، کچھ نے غلط نظروں سے دیکھا۔ میں راتوں کو سڑک کنارے چھپ کر بیٹھی رہتی تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کبھی کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی، کبھی کسی دکان کے کونے میں۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کبھی کسی نے روٹی دی، کبھی کسی نے پانی، کئی بار بھیک مانگنی پڑی۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا۔ میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ بولی کہ میں بس ایک ہی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح واپس آ جاؤں۔ میں راستے پوچھتی رہی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہی۔ کبھی گاڑی میں بیٹھ کر جاتی، کبھی پیدل چلتی۔ میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ کئی راتیں ننگے پاؤں چلتی رہی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، جب میں واپس پہنچی تو پتہ چلا آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی ہال پہنچی تھی۔ آپ نے شادی تو نہیں کی نا؟ اسے ایک سوال نے اس کا پورا خوف چھپا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں کوئی پاگل ہوں جو تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کرتا؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تجھے کہا گیا تھا کہ تم بھاگ گئی ہو۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ تم کسی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پھر وہ رونے لگی۔ شاید اس لمحے اسے بھی اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا تھا، لیکن مجھے اب سب سمجھ آ رہا تھا۔ میری اپنی ماں، میری اپنی بہنیں، جن کے لیے میں نے پوری جوانی قربان کر دی تھی، جن کے لیے پردیس کی خاک چھانی تھی، انہوں نے ہی میری بیوی کو راستے سے ہٹایا تھا، صرف اس لیے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس لمحے میرے دل کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے فائزہ کو اسپتال سے ڈسچارج کروایا، پھر اسے شہر کے اچھے ہوٹل میں لے گیا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رات کو اکیلے باتھ روم تک نہیں جا پاتی تھی۔ سوتے ہوئے اچانک ڈر کر اٹھ جاتی، کبھی رونے لگتی، کبھی کانپنے لگتی۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اسے پانی دیتا، دوائیں دیتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اسے بار بار یقین دلاتا کہ اب کوئی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں نے وہیں رہتے ہوئے اس کے سارے کاغذات بنوانے شروع کر دیے، پاسپورٹ، ویزا، باقی دستاویزات۔ پیسے کے دم پر واقعی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ جو کام مہینوں میں ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ہونے لگے۔ میں ہر جگہ خود جاتا، لائنوں میں کھڑا ہوتا، فارم بھرتا، کیونکہ اب میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز صرف فائزہ تھی۔ 15-20 دن کے اندر اندر اس کی ٹکٹ بھی ہو گئی۔ پھر ایک دن ہم دونوں اس ملک واپس آ گئے جہاں میں کام کرتا تھا۔ جہاز میں وہ پورا راستہ خاموش بیٹھی رہی، کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ میں پہلے ہی وہاں اپلیکیشن دے چکا تھا، کمپنی والوں سے بات کی ہوئی تھی، 10 دن سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ مجھے جانتے تھے، اس لیے ہمیں جلدی گھر مل گیا۔ جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو شام ہو رہی تھی۔ گھر میں سارا سامان پہلے سے موجود تھا، صاف ستھرا کمرہ، چھوٹا سا لان، کھڑکیوں سے باہر روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ فائزہ خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں رہو گی میرے ساتھ، اور اب کوئی تمہیں کچھ نہیں بول پائے گا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار سکون سے میرے کندھے پر سر رکھا، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کے دل پہ لگے زخم ابھی باقی تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر ڈر جاتی تھی، کئی بار چیخ پڑتی تھی، کبھی کہتی کہ مجھے واپس وہاں نہ چھوڑ دینا، کبھی سوتے ہوئے میرے کپڑے مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا لیتا، کہتا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا،
उधर पाकिस्तान से मुसलसल फ़ोन आ रहे थे, अम्मी के, बहनों के, भाइयों के। मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करना ज़रूरी है। मैंने एक आखिरी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया। मैंने कहा कि मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता था, आप लोगों ने उसके साथ ये किया। आप लोगों ने उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज से मेरा आप लोगों से कोई तल्लक नहीं। मैंने कहा कि घर में 2 और बेटे भी हैं, इनसे कहें कि आप लोगों को कमा कर खिलाएं। आप लोगों को पालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं। फिर मैंने कहा कि आज के बाद ना 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा और ना आप लोगों से कोई राब्ता रखूंगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने मैसेज मुकम्मल किया। इसके बाद मैंने इन सब के नंबर ब्लॉक कर दिए। मैंने ये तक नहीं देखा कि उन्होंने जवाब में क्या कहा, माफ़ियाँ मांगी या सफाइयाँ दी, क्योंकि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिनकी कोई सफाई नहीं होती। मैंने अपना दुबई वाला नंबर भी बदल लिया और फिर मैंने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक महदूद कर दी, फ़ायज़ा। अब हम यहाँ सुकून से रहते हैं। मैं सुबह काम पर जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ तो वो दरवाजे पे मेरा इंतज़ार कर रही होती है। हम साथ खाना खाते हैं, साथ चाय पीते हैं। कभी कभी वो हंस भी देती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके अंदर अभी भी खौफ है। बाज़ रातों में वो अचानक नींद से उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, जैसे वो अभी भी किसी सुनसान स्टेशन पर अकेली बैठी हो। तब मैं उसे अपने सीने से लगा लेता हूँ और दिल ही दिल में दुआ करता हूँ कि वक्त वाकई हर जख्म भर देता है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।